जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का यह 8वां वीडियो होगा। नेक्स्ट पार्ट है। इसमें लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल ये दो चैप्टर में समाहित किया हूं। इस वीडियो में इन दो चैप्टरों से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना है उसे मैं इस वीडियो में शामिल किया हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं, पीछे 17 वीडियो और है, यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और प्राचीन भारत का भी पूरा वीडियो बना चुका हूं, उसे मैं प्ले लिस्ट में टैग कर दूंगा। प्ले लिस्ट बना चुका हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आधुनिक भारत का अभी चल रहा है ये, और मध्यकालीन भारत का भी पूरा हो चुका है, और भारतीय संविधान से पूरी बुक में समाप्त कर चुका हूँ चैप्टर वाइज। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए इसे हम लोग देखते हैं, और इससे क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें 2-4 प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपनी अधिवेशन कहाँ किए थे, ये हमसे पूछा है। कहाँ इन्होंने एक ही समय में 1916 में अधिवेशन अपना किए थे। पहला ए नंबर में है अलीगढ़ में, बी में इलाहाबाद में, सी में लखनऊ में, और डी में लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। लखनऊ में दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, लखनऊ में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किन्होंने किए थे 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन? अभी जस्ट हमने बताया, अंबिका चरण मजूमदार, ए सी मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता में 1916 में हस्ताक्षर हुए थे, और यह हस्ताक्षर कब तक जारी रहा? 1922 तक चला, 1916 से 1922 तक चला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी निम्न में से कौन था? ए में एनी बसंत, बी में एम ए जिन्ना, सी में मैडम कामा, और डी में फिरोज शाह मेहता। तो अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एनी बसंत थे। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों ने, और जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस के निष्कासित किया गया था, वो पुनर्प्रवेश किए। और उसके बाद अतिवादियों और उदारवादियों का भी पुनर्मिलन होता है। कहाँ? तो 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। और इसके मिलन का शिल्पी कौन कौन थे? एनी बसंत थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? 4 ऑप्शन है, बीजी तिलक, गोखले,
एनी बेसेंट, जे.एस. नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए बीजी तिलक ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। बीजी तिलक ने समझौता कराया था वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य। किसने समझौता करवाया था? बीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परियोजना वाला निर्णय लिया गया था? कौन था जो दूरगामी परियोजना वाला निर्णय लिया गया था 1916 के अधिवेशन में? तो ए में है मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार की। बी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय हो गया। सी में कांग्रेस का अध्यक्ष या मुस्लिम व्यक्ति को बनाया गया, और इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार की, ये दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था। तो कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्वीकार की, वह वर्ष 1916 था। 1916 में ऐसे पृथक निर्वाचन जो लागू हुआ था, वो कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1909 में, परंतु स्वीकार कब किया था मुस्लिम लीग ने? स्वीकार किए थे 1916 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मंतव्य का काल निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? मतलब दोनों का मत एक है, उस काल को कौन प्रदर्शित करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कब से कब था? तो 1906 से 11 तक, 16 से 22 तक, 17 से 21 तक, या 40 से 46 तक। तो ऑप्शन नंबर बी 1916 से 1922 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मंतव्य का काल को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में असत्य है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन के। ये बिल्कुल गलत आंसर है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यह गलत है, इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी में है, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। और सी में महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये जबकि किए थे, और प्रश्न में क्वेश्चन आंसर में कहा नहीं किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यही सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और लखनऊ अधिवेशन का ये लास्ट प्रश्न हुआ दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं के अवगत कराया गया था? तो ये प्रश्न पूछा है कि कौन सी अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं के लिए अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, और सूरत अधिवेशन 1907 में, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में? तो ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी को अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या के अवगत कराया गया था। कौन सी अधिवेशन में? लखनऊ 1916 के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है लखनऊ अधिवेशन में। उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर है होम रूल लीग आंदोलन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं होम रूल लीग आंदोलन में।
होम रूल लीग आंदोलन दो थे। पहला था एनी बेसेंट, पहला था तिलक के द्वारा होम रूल लीग स्थापित किया गया था, और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। अप्रैल में अप्रैल में तिलक द्वारा 1916 में, अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग स्थापना की गई थी, तिलक के द्वारा। और सितंबर में 1916 में बेसेंट के द्वारा। सितंबर 1916 में बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और तिलक ने होम रूल लीग को प्रचार करने के लिए इन्होंने दो पुस्तक लिखे थे, एक मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी किसने लिखे थे? तिलक ने लिखे थे। और जबकि एनी बेसेंट ने प्रचार के लिए दो पुस्तक लिखी थी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दोनों, इन दोनों ने अपनी अपनी पुस्तकों के जरिए होम रूल लीग की प्रचार प्रसार काफी किए थे। तो ऑप्शन नहीं है, इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपसे एक और प्रश्न पूछ दिया जाए कि तिलक के जो होम रूल आंदोलन था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो तिलक के होम रूल आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा थे। कौन थे? अध्यक्ष थे जोसेफ बैपिस्टा, और उनके सचिव थे एनसी किलकर, जो तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरुआत किए थे। और तिलक का होम रूल आंदोलन का क्षेत्र था कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र तिलक के होम रूल लीग के क्षेत्र था। और महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, मुंबई है उसे छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में था तिलक का होम रूल आंदोलन का क्षेत्र, और कर्नाटक था। और मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत और बरार भी था तिलक के क्षेत्र का होम रूल लीग का प्रचार प्रसार। और जबकि एनी बेसेंट के, जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग चलाया गया था, उनके सचिव कौन थे एनी बेसेंट के? तो जॉर्ज अंडुले थे, अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल थे जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव थे, जॉर्ज अरुंडेल। और एनी बेसेंट के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इतना याद रखिएगा दोस्तों, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी से पूछे जाएंगे पूरे प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं, इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रश्न आरंभ किया? एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या तिलक ने? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। होम रूल लीग आंदोलन तिलक ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। किसने? तिलक ने। तिलक ने, क्योंकि तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन किया स्टार्ट किए थे। कब? अप्रैल 1916 में। जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए थे कब? सितंबर 1916 में। तो पहले कौन होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किए? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, तिलक ने। 1916, अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में, और आपको कर्नाटक में, और मध्य प्रांत और बरार में। बाकी जो शेष बचा हुआ क्षेत्र था, उस पूरे शेष बचे क्षेत्र में होम रूल लीग का जो प्रचार प्रसार किए वो एनी बेसेंट ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, सर्वप्रथम तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर देखें। तो 1915-16 में दो होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में दो होम रूल आंदोलन प्रारंभ की गई थी, किनके नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हम देखें तो 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, वो एक तिलक के नेतृत्व में और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। और तिलक ने 1916 के अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक दो अपनी पुस्तकों के माध्यम से प्रचार किए थे लीग का, और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड में कहा जा रहा है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है। तो एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबंध रही है? ए में असहयोग आंदोलन से, बी में गृह शासन आंदोलन से, सी में खिलाफत आंदोलन से, डी में
असहयोग, ए में सविनय अवज्ञा आंदोलन से और डी में असहयोग आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन से संबंधित रही है। किससे? गृह शासन आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड में है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चल रहे थे। उस दौरान भारत में एक होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया थे। कौन सा? होम रूल आंदोलन। कौन से आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल लीग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, किसका योगदान? ए में है बाल गंगाधर तिलक, इनका था। बी में है एनी बेसेंट, इनका भी था। सी में है सुब्रमण्यम अय्यर, इनका भी था। ऑप्शन नंबर डी टी एस अलकाट का होम रूल लीग स्थापना में स्थान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि ऑप्शन नंबर डी में देखें तो टी एस अलकाट होम रूल लीग के संस्थापक में से नहीं थे, बल्कि टी एस अलकाट थे जो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक में से एक थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यदि इन्हें हम लोग देखें सुब्रमण्यम अय्यर को, तो ये एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग प्रारंभ किए थे या स्थापना किए थे। इनके साथ, एनी बेसेंट के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में एक ही प्रश्न 2 बार है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 5 हो गया। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? सी आर दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक। तो सी आर दास होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। सुब्रमण्यम अय्यर, बीजी तिलक और एनी बेसेंट जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर देखें तो प्रश्न नंबर 7 में है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बंबई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 18 में होने वाले प्रथम यूपी किसान सभा और 1938 में नागपुर का संयुक्त आईटीयूसी और एनएफटीयू सभा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य थे बीजी तिलक और एनी बेसेंट की सहयोग से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का विलय होता है, इन्हीं दोनों के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है, होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन प्रारंभ के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसलिए आरंभिक द्योतक था, स्वशासन की ठोस योजना रखी थी होम रूल लीग ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो होम रूल लीग के संबंध में ऑप्शन ए में है, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तो असत्य पूछ रहा है। और तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था, ये सही है। और ए भी सही है, बी भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी और तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही। सब के सब सही है, परंतु इसमें से कोई गलत नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बता पाना मुश्किल है। सब के सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। किस वर्ष मिला दिया गया था? तो तिलक और होम रूल लीग के द्वारा कब मिला दिया था, यह हमसे प्रश्न पूछा है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, कभी विलय नहीं हुआ था। यदि इसमें हम देखें तो कभी भी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन का दोनों का कभी विलय नहीं हुआ था। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न को हम देखें तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित निम्न में से कौन फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट, होम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए, फेवियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट ने फेवियन आंदोलन 1947 से 1847 से 1933 ईस्वी तक की प्रस्तावित की थी। कौन? एनी बेसेंट ने 1847 से, एनी बेसेंट का कार्यकाल कब तक से कब तक रहा? 1847 से 1833 तक। एनी बेसेंट की जन्म हुआ था 1847 में, और वो ये कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1933 में। और फेवियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। एनी बेसेंट, इनके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसे हमें देखना है क्या कथन सही है, सही कथन को चुनना है हमें। तो एनी बेसेंट के बारे में कहा गया है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। सही बात है, होम रूल प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी यही थी, बिल्कुल सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी, गलत है, संस्थापिका नहीं थी, हाँ उसने सहयोग जरूर की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की है, यह भी बिल्कुल सही है। 1917 में जो हुआ था, 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने, एनी बेसेंट जी ने क्या किए थे? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और जहां तक हम देखें तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और अमेरिका में मैडम ब्लाडीवस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी इसकी स्थापना 1875 में। एनी बेसेंट 1879 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी थी, न कि इसके संस्थापक थी। तो ये दो मेरा गलती है, संस्थापक नहीं थी, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, और मैडम ब्लाडीवस्की और कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना किए थे। एनी बेसेंट ने 1889 ईस्वी में स्थापना के तकरीबन 14 वर्ष बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी एनी बेसेंट। तो ये दो वाला गलत इसलिए है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और ये अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। 2 चैप्टर में इस वीडियो में समाहित किया हूं। एक है होम रूल, एक है पहले लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और दूसरा होम रूल लीग। और ये होम रूल लीग का अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में यदि कुछ आप लोग के नज़र से कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसे भी कमेंट करें ताकि उसे सुधार किया जाए। तो चलिए अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया? 1920 में स्वराज सभा किन्होंने रखा था अपना नाम बदल करके? ये हमसे कहा है। 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू सभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग था जो अपना नाम बदल करके स्वराज सभा रख दिया गया। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल करके क्या कर दिया? स्वराज सभा कर दिया गया। अप्रैल 1920 की घटना है। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। जो होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग था, उसकी अध्यक्षता करने के लिए महात्मा गांधी को चुना गया। अब महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया। किन्होंने रखा था? तो इसका नाम रखा था महात्मा गांधी ने 1920 में, अप्रैल 1920 में। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल करके स्वराज सभा कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा।
तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।